मैक्सिमम केमिस्ट्री स्टूडेंट का यही सपना होता है, ओएनजीसी। ओएनजीसी के अलावा दूसरा ऑप्शन दिखता भी नहीं है। पार्क वगैरह है तो उसमें वैकेंसीज काफ़ी कम आती है, 15-16 ऐसे करके। आईओसीएल में भी आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, लैब एक्सपीरियंस पीएचडी है। तो देखा जाए तो लगभग गेट का मतलब ओएनजीसी है केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। कोई गेट बोला मतलब उसको ओएनजीसी ही जाना है। जो बीएससी या एमएससी या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चाहिए कि 1 या 2 बार में अगर अच्छा रैंक नहीं आ पाता है तो आप तीसरी बार भी ट्राई कीजिए। और जहाँ तक ओएनजीसी के वैकेंसी का सवाल है, 2-3 साल और वैकेंसी आएगी, उसके बाद तो सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी शायद ना आए 2-3 साल तक। तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए, अगले 2-3 साल तक प्रिपरेशन कीजिए। नहीं भी हुआ तो आप ट्राई कीजिए कहीं ना कहीं। और हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्योंकि अब अगर आप बैठ जाते हो तो 2-3 साल बाद वैसे ही वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है ओएनजीसी का। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है कि इस बार का तो पता नहीं। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बार वैकेंसी आया कि नहीं है ओएनजीसी का, तो लॉकडाउन की वजह से उसका तो पता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे भी नहीं कृपया करके मुझसे, सब क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा, इसके लिए हम लोग को कोई नॉलेज नहीं होता है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि अगले 2-3 साल तक चांसेस हैं। तो आपके पास यही मौका है कुछ करने का। 2-3 साल प्रिपरेशन करके कुछ कर लीजिए, फिर उसके बाद ओएनजीसी के अलावा कोई रास्ता दिखता भी नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि इसमें 70 ऐसी सीटें आती है, इतनी सीटें कोई भी पीएसयू निकालता नहीं है केमिस्ट्री के बैकग्राउंड के लिए। तो यही सोचकर कि पहले ओएनजीसी के बारे में जानिए, ओएनजीसी क्या है, पता चले कि ओएनजीसी में ये है, काफ़ी फैसिलिटीज़ है, लाइफ अच्छी है। जब आप देखेंगे अपने दोस्तों को ओएनजीसी के जो पहले सिलेक्टेड है उनकी लाइफ देखेंगे तो उनके लाइफ से कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। जब मैं एमएससी में था तो काफ़ी मेरे सीनियर्स वगैरह थे, तो उनको देखता रहता था कि कैसे कैसे इनका चलता है भाई ओएनजीसी में। तो कहीं ना कहीं वहीं से मोटिवेशन मिलता था कि मुझे भी वहीं पहुंचना है ना। जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि ओएनजीसी है क्या, बस एक सरकारी नौकरी है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको पूरा उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, उस कंपनी के बारे में, उसकी लाइफ स्टाइल से लेकर उसकी सैलरी स्ट्रक्चर है, उसका क्या बेनिफिट्स है, तब आपको पता रहेंगे तो एक अलग से अपने आप में आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा प्रिपरेशन करने का। तो वो कहीं ना कहीं आपका वो मोटिवेशन कारगर सिद्ध होगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। यही मैं कहना। फ्रेंड्स, तो वेलकम टू एके अकेडमी। तो ये आज का जो वीडियो है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको 11th से लेके एमएससी और एमएससी के बाद अगर कोई किसी ने गैप लिया हुआ है, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जो भी लोग पीएसयू में जाना चाहते हैं वो हर कोई ये वीडियो को पूरा जरूर देखे, क्योंकि इस वीडियो की खास बात मैं बता देता हूँ, इसमें हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं डिस्कस किए हुए हैं। उसके अलावा जितनी चीजें होती हैं सब डिस्कस कर दिया। अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना देते हैं। तो शॉर्टली समझते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया गया है और किसके साथ किया गया है। तो राजा सर, जो कि अभी करेंटली ओएनजीसी में काम करते हैं, उनके साथ ये इंटरव्यू सेशन था, तो जिसमें हमने आप गेट कैसे क्वालिफाई करें, एवरेज स्टूडेंट कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, गेट एग्जाम में टॉप कर सकता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। दूसरा हमने ये डिस्कस किया हुआ है जिन लोगों को मल्टीपल फेलियर से गुजरना पड़ता है वो क्या कर सकते हैं, वो कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, कैसे डिप्रेशन अवॉइड कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन अवॉइड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया है कि ओएनजीसी जब आप ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी, आपका इंक्रीमेंट कैसे होगा, आप कौन से पोस्ट पे रिक्रूट किए जाते हैं, जॉब में कितना रिलैक्सेशन है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई है जो कि और कहीं वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब ढूंढ डालोगे लेकिन शायद ही कहीं ऐसी वीडियो आपको मिले जिसमें इतनी सारी चीजें आपको डिटेल में बताई गई हो। तो वीडियो पूरा देखना, ये वीडियो सब लोगों तक वायरल कर दो, सब लोगों तक पहुंचा दो आप ये वीडियो को, और ताकि जो लोग भी एक्चुअली पीएसयू में जाना चाहते हैं वो लोग अपने विजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, अपनी मेहनत को और भी ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से काम करें और उसको सक्सेस में कन्वर्ट करें अपनी मेहनत को, राइट। तो ये वीडियो पूरा देखना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रहे वीडियो लाइक करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा रहा। कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, और इसके अलावा आपको ये वीडियो शेयर करना कंपलसरी है ना, आग की तरफ फैला दो सब जगह। हेलो राजा सर, आपका स्वागत है एके अकेडमी। तो आज हम एक्चुअली ओएनजीसी के बारे में ही पूरी बात करने वाले हैं कि एक्चुअली आपका सफर कैसे शुरू हुआ
और कैसे आपने सारी डिफिकल्टीज को क्रॉस करके ओएनजीसी के जॉब तक पहुंचा आप। तो इसके बारे में ही हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अगेन मोस्ट वेलकम टू एके अकेडमी। तो सर एक्चुअली पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली आपके दिमाग में ये बात आई कहाँ से, मतलब कब ओएनजीसी की जर्नी आपने स्टार्ट की और कब आपने सोचा कि मुझे यही जॉब ज्वाइन करना है? तो मैं बीएचयू में बीएससी ज्वाइन किया था, उस समय तक तो मेरा इरादा था कि एमएससी करना है आईटी वगैरह से। जो 12th के बाद आईटी ना होने की वजह से तो कहीं ना कहीं दिमाग में ख्याल था कि आईटीएंस बना जाए, या आईटी जैम का ख्याल आया मुझे बीएससी बीएचयू में। ठीक है, उस समय तक मुझे गेट के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। बीएससी थर्ड ईयर तक आते आते जब आईटी जैम के बारे में पता चला तो उसी समय मुझे गेट के बारे में भी ज्ञान हुआ। तो मेरा आईटी जैम में उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो भी मैंने सोच लिया कि ये ठीक है, कहीं अच्छी जगह एडमिशन ले लिया जाए एमएससी में। तो मुझे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एमएससी करने का मौका मिला। तो मुझे हैदराबाद जाके ही ओएनजीसी के बारे में ज्ञान हुआ, तब से मैंने गेट को फोकस किया उसी समय से। अच्छा, तो आपने एमएससी फर्स्ट ईयर से ही आपने पूरा तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि आपका विजन क्लियर था कि मुझे ओएनजीसी का जॉब करना है और मैं फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, राइट? हाँ, देखिए मैं ऐसा था कि मेरे समय जितने सीनियर थे मैं सबसे पूछता रहता था कि भैया क्या किया जाए। बीएससी तो हो गया अच्छी जगह से बीएचयू से, और एमएससी भी एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटी माना जाता है। उसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा था। जहाँ तक मैं किसी आईआईटी से कंपेरिजन करूँ तो बहुत सारे आईआईटी के भी कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा था उसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो मैं पीएचडी स्कॉलर से मैक्सिमम टाइम में मिलता रहता था कि भैया क्या किया जाए, पीएचडी करना सही रहेगा। तो मैं अक्सर, कहना नहीं चाहिए, मैं पीएचडी वालों को फ्रस्ट्रेट देखता था अक्सर टाइम पर। तो वो मुझे कहते थे बेटा तुम अभी गेट के लिए फोकस करो। और पीएचडी में सिक्योरिटी नहीं है ना, आप 5 साल 7 साल पीएचडी करते हो तो भी सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं एमएससी फर्स्ट ईयर में एक क्लियर कट आइडिया मिल गया कि पीएचडी को लास्ट ऑप्शन रखना है। पहले गेट करना है, गेट करके एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी लेनी है, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पहले गेट करना है, ये मेरा टारगेट था। अच्छा, आपने मतलब स्टार्टिंग से ही देखा कि जो पीएचडी का स्ट्रगल था एक्चुअली, मतलब वो आपको लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे उतना कंफर्ट नहीं है, या ये फिर मैं इसके लिए नहीं बनाऊंगा, या आपके वो लाइफस्टाइल से और बाकी जैसा आप लाइफस्टाइल चाहते हैं उन सब चीजों से मैच नहीं कर रहा था, राइट? तो आपने सोचा कि हम कुछ और अच्छा अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमको कुछ और अच्छा करना चाहिए। ठीक है, पीएचडी का तो वैसा था कि पीएचडी में कर सकता था अच्छा, लेकिन यही होता है कि आपको कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे ना तो कहीं ना कहीं आपका कैरियर भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो वो मेरे दिमाग में फर्स्ट ईयर सही था कि अगर ओएनजीसी ज्वाइन कर लेते उसके बाद भी कुछ ना कुछ करने का सोचा जा सकता है। वो मैं भी सोच भी रहा हूँ अभी ज्वाइन करने के बाद। अच्छा, अच्छी बात है। तो आज की इस वीडियो में एक्चुअली हम पीएचडी वर्सेस पीएसयूज के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पीएचडी करूँ या पीएसयूज में जाऊँ तो इसके लिए हम सर पूरा कंसंट्रेशन इधर ही रखते हैं ना। ठीक है। अच्छा सर, इसके पहले जैसे आपको तो एमएससी में पता चला कि ओएनजीसी में जॉब कर सकते हैं गेट के थ्रू, लेकिन क्या है कि अभी भी बहुत बच्चे हैं, जैसे 11th से ही बच्चे जैसे 10th पास करते हैं, 10th तक तो बहुत ही मस्ती में रहते हैं, 10th पास करते हैं तो 11th भी वैसे ही निकल जाता है उनका इधर उधर घूमने में, एडमिशन कॉलेज में। 12th में एक्चुअली मैक्सिमम लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं जेई, लेकिन फिर वही दिक्कत होता है कि बहुत लोगों का जेई नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में वो कई और अदर यूनिवर्सिटीज से बीएससी वगैरह जैसे डिग्रीज में एनरोल कर लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपको भी काफी लेट पता चला एक्चुअली देखा जाए तो एमएससी का। तो ये वीडियो अगर वो लोग देख रहे हैं जो या तो 12th में है या बीएससी में है या जिनको ओएनजीसी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप एक बार शॉर्टली बता दीजिए कि एक्चुअली प्रोसेस क्या है, मतलब ओएनजीसी का जॉब अप्लाई करने तक का प्रोसेस क्या है, वहां तक कैसे आया जाता है, क्या क्या एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो आप बता दीजिए कि प्रोसेस क्या है टू गेट इनटू द ओएनजीसी। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात करें तो गेट ही एकलौता ऑप्शन है। गेट के अलावा कैंपस प्लेसमेंट तो लेता नहीं है ओएनजीसी, और सारे इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट भी होता है ओएनजीसी के थ्रू। और केमिस्ट्री में सिर्फ गेट ही एक ऑप्शन बचता है। अगर आप 11th 12th में है तो उस समय सपना होता है कि आईआईटीएंस बना जाए,
और आईआईटी ना होने की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है, लड़के बीएससी में आते हैं उसके बाद। फिर बीएससी में आते हैं तो उसमें होता है कि आईटी जैम निकाला जाता है, ठीक है। तो जब आईटी जैम भी नहीं होता है तो उसमें तो गेट लास्ट ऑप्शन बचता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप आईआईटी में नहीं जा पाते हो या आईटी जैम नहीं निकाल पाते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है गेट के लिए। आपको 12th के बाद 5 साल मिल जाते हैं आपको। अगर 12th के बाद भी आपको पता चला कि मैं एक अच्छा जॉब सिक्योर कर सकता हूँ गेट के थ्रू, तो आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। या कि मेरा भी आईटी जैम में फर्स्ट टाइम अच्छा रैंक नहीं था, आईटी पटना वगैरह मिला तो मैं छोड़ दिया, लिया नहीं, मैं सिर्फ हैदराबाद ले लिया। तो मेरे दिमाग में था कि अगर ठीक ठाक समझने की स्कोर था मेरा, मुझे लगा कि मैं गेट कर सकता हूँ और कंसिस्टेंसी मैंने बरकरार रखा। तो आप हार मत मानिए, कहीं ना कहीं तो आपको रास्ता मिलेगा ही आगे चल। सर ये प्रोसेस, मतलब मैं पूछ रहा था कि जैसे बीएससी करना है, एमएससी करना है, बीएससी के बाद क्या करना है, वो आप एक बार थोड़ा बता दीजिए शॉर्टली, क्योंकि 12th के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली कहाँ जाएं हम मतलब क्या क्या करना पड़ेगा उनको कि यहाँ तक आप अप्लाई करके वो एनजीसी तक एटलीस्ट आ सके, वो आप एक बार 12th के बाद आप बीएससी किसी भी कॉलेज से कर लीजिए। मैं एनजीसी में देखा हूँ बहुत छोटे छोटे कॉलेज से यहाँ पर एनजीसी में आए। ऐसा नहीं कि आप किसी अच्छा आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली वगैरह में एडमिशन लेते हैं तभी आपका गेट सिक्योर होगा, आप एनजीसी या किसी अच्छे जॉब में जा सकते हैं। मैंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और जितने छोटे छोटे यूनिवर्सिटियाँ हैं यूपी के, वहाँ के मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट देखे यहाँ पर एनजीसी में आते हुए। तो आप ये चिंता मत कीजिए कि मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाता हूँ या आईआईटी वगैरह निकालने के बाद ही मुझे एनजीसी या गेट में हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी कॉलेज से बीएससी कीजिए और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि बेसिक ही इम्पोर्टेंट होता है इसमें। बीएससी करने के बाद आप एमएससी में आप सीरियस हो जाइए गेट के लिए और उसके सिलेबस को देखिए। और बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम उतना टफ नहीं होता है, मीडियम एग्ज़ाम होता है। तो आप एमएससी में ही एमएससी का सिलेबस और गेट को सिनर्जिक वे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और गेट अगर हो गया तो उसके बाद का अलग ही प्रोसेस है एनजीसी ज्वाइन करने का, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार फेलियर होता है आपका लाइक 12th के बाद, तो उसको आप फेलियर मत समझिए, आप हमेशा कोशिश करते रहिए। 12th में आप नहीं कर पाए जेई वगैरह, नीट नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप बीएससी कीजिए, बीएससी के बाद आप, लेकिन मेहनत करना बहुत जरूरी है। बीएससी के बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आईआईटी में आप जा सकते हैं एमएससी के थ्रू। फिर उसके बाद भी ऑप्शन है कि आप गेट कीजिए क्लियर, और गेट के बाद फिर आप डेफिनेटली अच्छे जॉब या फिर अच्छी जगह से पीएचडी वगैरह में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके और भी अदर एडवांटेजेस हैं जो हम इस वीडियो में आगे चल के अभी और डिस्कस करेंगे और ज्यादा चीजों को समझेंगे कैसे गेट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और आप क्या क्या चीजें और कर सकते हैं। तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतना बताने के लिए, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्चुअली क्या आपका माइंडसेट था जब आप एमएससी कर रहे थे। तो क्योंकि क्या होता है कि एकेडमिक अगर हम लेके चले तो जो भी एकेडमिक्स रहता है पूरा प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं सिलेबस जो होता है एमएससी का भी आप चेक करो तो उसमें बहुत सारी अनवांटेड चीजें होती हैं। जैसे आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी पढ़ना पड़ेगा, उससे भी रिलेटेड थ्योरीज हैं। आपको जो चीजों के बारे में एक्चुअली नहीं पढ़ना चाहिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कभी कभी वो चीजों में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो आपका जो माइंडसेट था एमएससी में, इतनी सारी चीजों को आप झेल रहे थे साथ में लेके, वो सब हर कोई झेलता है। तो आपका माइंडसेट क्या था? मतलब आपने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं गिव अप करने का हो जाता है या फिर कहीं कहीं हम ब्रेक ले लेते हैं, तो बीच में हमारी कंसिस्टेंसी जो है बेकार हो जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एमएससी में माइंडसेट क्या था गेट को लेकर स्पेशली? एमएससी में तो सबसे पहले ये माइंडसेट क्लियर था कि मुझे गेट तो करना ही है, और मैंने कभी गेट के लिए अलग से प्रेशर नहीं लिया कि गेट के लिए अलग से कोचिंग किया जाए या तो अलग से प्रिपरेशन किया जाए। सबसे पहले कि आप गेट का सिलेबस देखिए और जहाँ से आप एमएससी कर रहे हैं वहाँ का एमएससी का सिलेबस देखिए। तो मेरे यूनिवर्सिटी का सिलेबस काफ़ी लगभग 80 to 90% गेट से मैच करता था, और गेट में आपको 100% अटेंड करने की जरूरत नहीं है, 70-80% में आप टॉप 10 में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी समय से और मुझे सिर्फ चाहिए सिर्फ एक सीट, 70-80 सीटें आती थी लगभग 18-19 बैच में। तो मैंने सोच लिया कि आप एमएससी पर ही फोकस कीजिए और साथ साथ में गेट का सिलेबस को कवर करते रहिए, अलग से इसका प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप एमएससी पर ही फोकस करेंगे तो आपका 70-80% क्लियर हो जाएगा। बराबर। और सर एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए आप अच्छी यूनिवर्सिटी में थे,
हैदराबाद में थे, आपका जो बीएससी था वो भी बीएचयू से था। तो उस टाइम पे एक्चुअली क्या है, वहाँ पे मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा है, लोग आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, आसपास जो स्टूडेंट्स है बहुत पढ़ने वाले रहेंगे, टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे एज कम्पेयर टू बाकी जगहों की बात करें, क्योंकि टीचर्स भी बहुत मैटर करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन, आपका एकेडमी कैसे हैंडल करना है। अदरवाइज कई जगह तो क्या होता है कि लाइक आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि आप अपना प्रोजेक्ट खुद से करें, आपको एग्जाम में ये बनाओ वो बनाओ, बहुत सारी दुनिया भर की बातें रहती हैं। अदर यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो बच्चे वहाँ उस जगह से बिलोंग करते हैं, कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में हैं जहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे गाइडर्स नहीं है, उनको कोई लाइक कुछ ऐसा मोटिवेशन दिख नहीं रहा है अपने आसपास के बच्चों को देख के, टीचर्स को देख के, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए इस चीज को, आप उस जगह होते तो कैसा करते? ये जहाँ तक के मेरा सवाल है, मेरे करियर में माहौल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहाँ तक बीएचयू की बात की जाए तो मैं बहुत ब्रिलियंट लोगों के बीच में रहा। मैं ब्रिलियंट मैं नहीं था, मैं एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन ब्रिलियंट लोगों के बीच में रह के आप भी कहीं ना कहीं ब्रिलियंसी को टच करने की कोशिश करते हो आप। तो मेरा बीएससी एमएससी में लगभग 8 सीजीपीए के आसपास रहता था, लेकिन मैंने कभी भी 9 सीजीपीए के बारे में सोचा भी नहीं कि यार 8 सीजीपीए से सफिशिएंट है, कंपटीशन के बारे में सोचा जाए, क्योंकि आप 9 सीजीपीए ले आते हो और कंपटीशन में आपका कुछ हो नहीं पाता, तो वो एक अच्छा सिचुएशन नहीं है। तो जहाँ तक बात है जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी वगैरह से, मतलब कि छोटे यूनिवर्सिटी से जो लड़के पढ़ रहे हैं, तो उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। एक जैसे कि आपके समाज में कोई बहुत अच्छे पोजीशन में जाता है, तो आप उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जो आपके सीनियर्स हो वगैरह हो, जो अच्छे पोजीशन पर हो, उनसे बात कीजिए और उनसे गाइडेंस लीजिए, तो कहीं ना कहीं उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपके आसपास यूनिवर्सिटी वगैरह माहौल नहीं है, तो आप सीनियर से जो जो अच्छी जगह पर है, आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो वो जरूर कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है सर। सर आपका कोई इंस्पिरेशन इन सब जर्नी में जो रहा हो, कोई ऐसा, या फिर किसी की बायोग्राफी देख के आपने सोचा हो कि नहीं मुझे इतना हाई लेवल पे जाना है, ऐसा कुछ इंस्पिरेशन टाइप ऑफ थिंग? नहीं, उतना हाई तो नहीं था, लेकिन मेरे जो दोस्त वगैरह थे जो आप सभी काफी अच्छे पोजीशन पर है, तो उनके साथ रह के ही तो मेरे ऐसे स्टूडेंट भी अच्छी जगह कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सब भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लड़के बहुत हाई फाई होते हैं, जैसे सुनने में आता है कि गेट 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक, तो जरूरी नहीं कि आप टॉपर हो तभी आप कुछ जिंदगी में कुछ अचीव कर सकते हो। एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत कुछ अचीव कर सकता है लाइफ। डेफिनेटली सर आपने जैसे बताया कि ये सब प्रोसेस था एक्चुअली, मतलब आफ्टर 11 में बात करूँ स्पेशली, क्योंकि 10 तक तो चीजें मैटर नहीं करती, आप कितना ब्रिलियंट हैं या कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत मैटर नहीं करती हैं। वो उन लोगों को लगता है कि मैटर कर रही है, लेकिन हालांकि बाद में खाली 10th की मार्कशीट एज डिसाइड करती है आपका कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी। तो आपका जो जर्नी रही आपकी, वो काफी एक्चुअली स्ट्रगल से भरी रही है, जैसा आप बता रहे हो कि मतलब अच्छे लोगों से आपको इंस्पिरेशन मिला, उनके बीच में रह के आपने काम किया, काफी स्ट्रगल भी हुआ बीच में। तो इस बीच में जो गेट का प्रिपरेशन था, जो आपके प्रोसेस चल रहे थे, उसमें जो आपका नोट्स प्रिपरेशन से लेके और बाकी कैसे इम्प्रूवमेंट आप करते गए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे 12th तक मान लीजिए हम कर रहे हैं, 12th के बाद कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट अलग हो जाता है, या फिर हम केमिस्ट्री तो हमने चूज कर लिया, तो 12th लेवल की केमिस्ट्री है जो बीएससी तक केमिस्ट्री है, और उसके बाद जो ट्रांजिशन आता है बीएससी टू एमएससी की केमिस्ट्री में, वो काफी ज्यादा आप देखोगे अलग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, है ना, कि मतलब मजा नहीं आ रहा है ये पढ़ने में, यार इनऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट है, वैसे तो होगा ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा क्या करूं मैं इसमें, ऑर्गेनिक में किसी को दिक्कत है, फिजिकल में दिक्कत है। तो इन सब प्रोसेस में आपने मतलब कैसे अपने आप को संभाले रखा, और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आपने कोचिंग भी नहीं ज्वाइन किया था, जैसा आपने बताया कि एक्चुअली आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इस बीच में आपने पूरा कैसे मैनेज किया, स्ट्रेटजी कैसे, आप क्या थी आपकी, नोट्स कैसे बनाए आपने, बुक्स क्या पढ़े, वो थोड़ा अच्छे से बताइए विस्तार में, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको मतलब एक पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिले कि अगर वो उस लेवल पे हैं तो उस लेवल से वो कैसे इस लेवल तक आ सकते हैं, अपना लेवल कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। जब बीएससी की बात करें तो बीएससी का सिलेबस काफ़ी स्ट्रांग था और काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स वहाँ पर फॉलो की जाती थी। फिजिकल केमिस्ट्री में पूरी शर्मा पठानिया, कालिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लेडन वगैरह हम लोगों ने काफ़ी डीपली पढ़ा था बीएससी से ही, तो वहीं से कहीं ना कहीं एक बेस बन गया था। और जहाँ तक कम्पिटिटिव लेवल की बात की जाए तो आपको कुछ थोड़ा सा अलग करना होता है, तो उसके लिए चाहिए कि आप उसका सिलेबस देखें पहले। सिलेबस के बाद दूसरा काम ये करें कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का जरूर देखें प्रिपरेशन करने से पहले। मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं उसके बाद पेपर देखते हैं। पहले आप पेपर देखें कि रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम्स की। एग्जाम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लोगों को पता नहीं होता है, पहले वो ढेर सारा पढ़ लेते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहिए वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो चाहिए ये कि आप पहले सिलेबस देखें, सिलेबस से एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें, ठीक है। और पेपर का लेवल देखने के लिए आप 4 से या 5 साल का पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाएगा कि किस चैप्टर से क्या पूछता है। जैसे स्पाइनल का क्वेश्चन हर साल इनऑर्गेनिक से आता है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आना ही आना है, ऑर्गेनिक मेटेरियल का आना ही आना है, तो उसका एक पर्टिकुलर एक पता चल जाता है इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, इससे ऊपर नहीं पूछेगा ये। तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, भले आपको आंसर ना आता हो, लेकिन 4-5 साल का पेपर जरूर देखिए प्रिपरेशन करने से पहले, और सिलेबस उसके साथ में पता हो। और सर नोट्स की क्या स्ट्रेटजी है, नोट्स के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मतलब डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने नोट्स बनाए इस बार, तो मेरा ही नोट्स मांग लेंगे वो कि अबे भाई तो मुझे, और वो पूरे बैच में सर्कुलेट होगा, कुछ दिन बाद तो मुझसे ज्यादा तो मेरा नोट्स घूम लेता है। ये होता है। अब मेरा नोट्स अपने हिसाब से बनाया है, अब मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है उनको थोड़ी पता है। तो हिसाब से आप क्या बोलेंगे कि नोट्स के बारे में, क्योंकि वो एक्चुअली काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर देखा जाए तो लगता नहीं है कि इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बट है काफी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अपने से बनाई हुई चीजों से अपने को ज्यादा प्यार होता है तो अच्छे से समझ में आती है। तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये नोट्स तो इम्पोर्टेंट है ही, जिसे हम लोग इसको काफी इग्नोर करते हैं नोट्स बनाने को लेकर। और अगर आप किसी दूसरे का नोट्स पढ़ते हो तो आप एग्जाम को पास तो कर लोगे, लेकिन एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप खुद का नोट्स बनाते हो उसमें क्या होता है कि आप 2-3 बुक पढ़ते हो और तीनों बुक को कंसाइज मिलाकर एक अपनी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में शॉर्टकट तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो। तो सेल्फ नोट्स बनाने का फायदा ये होगा कि आप जब एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करेंगे तो उस समय आपका काफी टाइम बचेगा। और कहीं दूसरे का नोट्स पढ़ते हो तो उसने अपने माइंड से लिखा होता है, अपने उसका माइंड लेवल अलग हो सकता है, वो उस नोट को अपने हिसाब से समझ सकता है। लेकिन आप जब खुद अपना नोट्स बनाते हो तो आपको टाइम भी बचाएगा, साथ साथ आपने जो लंबी जो बुक्स पढ़ी थी उसका कंसाइज में शॉर्टकट ट्रिक लिखा होगा, तो आपको एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नोट्स तो बनाना ही चाहिए, थोड़ा बहुत बनाए लेकिन जरूर बनाए एग्जाम के तो समझ रहे हो ना कि नोट्स जो है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बार बार किसी ग्रुप में मैसेज डाल के आप लोग नोट्स मत मांगा करो, तो उससे नोट्स बनाने की कोशिश करो, वो बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। आप छोटा ही बनाओगे, 2-4 चैप्टर का ही बनाओगे, लेकिन एटलीस्ट वो चैप्टर पूरा तो आएगा आपको। दूसरे का नोट्स मांग लोगे, लेकिन हो सकता है उसमें कैसे चीजें हो, सही है या नहीं है, एक तरह से कामचोरी वाली बात हो जाती है। नहीं करेंगे, बस मिल गया फटाफट देख लेंगे। वो एग्जाम से पास करने के लिए होता है, इसे हम लोग करते थे कि राइट। हाँ सर, अभी जून चल रहा है, तो अभी हमारे पास आप देखा जाए तो टोटल 7 महीने हैं, लाइक जुलाई से लेके जनवरी तक। तो इस प्रिपरेशन के लिए जो लोग तैयार हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो लोग कैसे नोट्स वगैरह बनाएं? वो लोग ये 7 महीने में क्या करें? जो लोग अभी गेट 2021 में एग्जाम देंगे 7 महीने में, वो क्या करना है? उनके बारे में आप कुछ सजेशन देंगे कि नोट्स वगैरह या फिर टेक्स्ट बुक क्या क्या रेफर करें? वो 7 महीने का आप थोड़ा अगर उनको गाइडेंस दे दें तो शायद उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये अभी जो एमएससी कर रहे हैं, जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पहले ये चाहिए कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने जो बीएससी में पढ़ा हुआ है पहले से, उनको रिवाइज करने की कोशिश करें। पूरा अगर बीएससी रिवाइज कर ले तो आपको कहीं ना कहीं 60 से 70% गेट का सिलेबस वहीं से क्लियर हो जाता है। और एडवांस क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के लिए आपको एमएससी का सिलेबस की जरूरत पड़ेगी। आप गेट और जैम का अगर सिलेबस से मैच करेंगे तो 50 से 60% तो आपको क्वेश्चन जैम से ही गेट का सॉल्व हो जाएगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो पहले आप बीएससी का रिवीजन करें और एमएससी का सिलेबस को गेट के सिलेबस से सिनर्जाइज करके आप एक शॉर्टकट नोट्स बनाएं। और नोट्स में स्पेसिफिक चीज़ों को ही लिखे, बहुत ऐसा नहीं बहुत बड़ा चीज़ लिख दिया, फार्मूला वगैरह लिखे उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है उसके अंदर।
क्योंकि जितना ज़्यादा नोट्स बनाएंगे तो उसको उतना लेंदी होगा तो उसको फायदा नहीं रहेगा। नोट्स मतलब शॉर्टकट। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूले, एक्सेप्शंस और क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं उसको मेंशन कर सकते हैं नोट्स में शॉर्ट। ठीक है। हाँ सर एक्चुअली इसके बाद अगर हम बात करें तो ठीक है, प्रिपरेशन तक बहुत सही है कि कैसे करना चाहिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, लोगों को बहुत अच्छे से समझा भी होगा। लेकिन क्या है, कंपटीशन फियर जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में सबके है कि कोई भी एग्जाम दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि अभी इस करंट सिचुएशन में कंपटीशन इज वेरी हाई। तो आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ तो रहा ही होगा डेफिनेटली आपके टाइम भी, क्योंकि कंपटीशन तो डेफिनेटली था ही। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आपने उस कंपटीशन फियर को कैसे कंट्रोल करके रखा, और जो अभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या सजेस्ट देंगे कि कंपटीशन फियर से कैसे निकला जाए? ये जो डर है, डर का माहौल है एक्चुअली दिमाग में, गेट एग्जाम और गेट एग्जाम तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पीएसयूज को लेके है, जो ओएनजीसी वगैरह में बहुत टफ होता है, जॉब नहीं मिलती, ये वगैरह बहुत सारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आते रहते हैं कोई प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये जो डर है, ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे इससे निकला जाए? देखिए, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं दिल में डर रहता है, ठीक है। तो डर तो सभी के दिल में होता है, बस ये कि आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आप प्लान बी रेडी रखें उसके लिए। अगर प्लान बी रेडी नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं अधिक दबाव आपके ऊपर होगा, और जो आपको झेल भी सकते हैं वो डिपेंड करता है लोग पर। तो मेरा क्या था कि मेसी करते करते मैंने गेट तो मेरा प्लान ए था कि गेट करना है, ठीक है। तो मैंने प्लान बी बना रखा था कि अगर गेट नहीं हुआ तो या तो एमटेक कर लेंगे, आईटी वर्स मिल जाएगा, या पीएचडी करेंगे, ठीक है। तो पीएचडी के पहले ये सोचते हैं कि गेट के थ्रू जॉब मिल जाएगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। तो आप अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हो पीएचडी के लिए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप मिलती है नेट के थ्रू। तो मेरा बाई लक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरा नेट क्लियर हो गया था, एमएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। अच्छा। तो वही से प्रेशर रिलीज हो गया कि अब तो वो हो जाएगा, अब सारा जो है दिमाग फोकस करना है गेट पर करो। तो कहीं ना कहीं आप प्लान भी रखिए। कुछ लोग होता है कि नहीं, गेट के अलावा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, गेट के अलावा भी आप प्लान भी रखिए। वो क्या होगा कि आपका प्रेशर रिलीज रखेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर लेंगे। यही प्लान। कहीं ना कहीं आपको दिमाग में एक्चुअली ठीक है 100% आप दे रहे हो प्रिपरेशन के लिए, बट स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई दबाव आता है कि उसको मैं नहीं कर पाऊंगा या कुछ दिक्कत आ जाएगी तो क्या होगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप गेट है आपके पास, अगर आप क्लियर कर लेते हो बस, तो अगर आप पीएसयूज में नहीं गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगली बार ट्राई करना, फिर पीएचडी में एडमिशन भी आप ले सकते हो, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है कि जितने भी लोग ओएनजीसी में आते हैं वो पहले से सोच के नहीं रखते कि मुझे ओएनजीसी ही मिलेगा, वो बस चीज़ों को फेस करते 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 यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। हमको भी नहीं पता था 2 साल पहले मैं यहाँ पर रहूँगा आज, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए, प्रेजेंट को ही डील कीजिए और प्लान भी हमेशा रखिए। तो पूरा कंक्लूजन ये है कि एक्चुअली आपको प्रिपरेशन करनी है पूरा मन लगा के, 101% तो देना ही है, जो चीज आप करना चाहते हो उसको करते रहो। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उसके बारे में आप टेंशन मत लो कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ पे प्लान भी ऑलरेडी है वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कहीं ना कहीं अच्छी खासी लाइफ रहेगी और जॉब छूटेगा नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आराम से सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअली जैसे इंटरव्यू की बात करते हैं थोड़ा, कि ओएनजीसी का जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, मेरिट से एक्चुअली ज्यादा मार्क्स मिलते हैं कि आपका रैंक अगर हाई है, आपके मार्क्स अच्छे हैं गेट में, तो आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो इंटरव्यू सेशन में, वहाँ पे आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू में भी क्या होता है कि जितने लोग अपियर होते हैं सबका तो सिलेक्शन नहीं होता है, राइट। इंटरव्यू से भी काफी लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद, वहां तक पहुंचने के बाद भी अगर कोई रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब उसको फिर से ट्राई करना चाहिए या फिर और क्या करना चाहिए, और कैसे इससे डील करना चाहिए, और क्या क्या स्टेप्स वो ले सकता है ताकि वो एक्चुअली रिजेक्ट ना हो
थोड़ा मतलब आपने प्रिपरेशन अपनी कैसे की थी इंटरव्यू की, अगर आप थोड़ा शॉर्टली बता दीजिए कि कैसे डील किया जाए। जहाँ तक ओएनजीसी का इंटरव्यू की बात है, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। तो गेट का रिजल्ट मार्च में डिक्लेयर हो गया था और ओएनजीसी का फॉर्म मई के आसपास आ गया था और इंटरव्यू का डेट था जुलाई में था मेरा, ठीक है। तो मई जून जुलाई मुझे 2-3 महीने समय मिल गए थे। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में था, घर नहीं गया। हैदराबाद में रह के ही मैंने कंटिन्यूसली इंटरव्यू की तैयारी की और मेरे भी जितने भी सीनियर थे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे ओएनजीसी में, तो उनसे मैंने बात किया। किसी भी जगह पर अगर आप जाने की सोचते हो तो पहले उस जगह के बारे में जानो और वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और उनसे आप बात करते हो तो वो एक रियल सिचुएशन आपको बता सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपको करना चाहिए। मैंने सीनियर से बात किया, उन्होंने गाइड किया मुझे काफ़ी। और आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होता है ओएनजीसी का। तो आप सिंपल थ्योरी वगैरह होता है, जैसे एनसीईआरटी की समरी वगैरह आप देख सकते हैं। वो 11-12 या मैक्सिमम बीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछता है, एमएससी लेवल का क्वेश्चन पूछता नहीं। तो आप प्रिपेयर कीजिए, इंटरव्यू कभी लाइटली मत लीजिए। जैसे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि अच्छा 18 रैंक किसी का था, मैं नाम ही लेना चाहूँगा, 18 रैंक था, तो उनको काफ़ी वो था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, उन्होंने इंटरव्यू सीरियसली नहीं लिया, फिर उनका ओएनजीसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया 18 रैंक लाने के बावजूद। तो यही है कि आप इंटरव्यू को हमेशा सीरियसली लीजिए, भले ही आसान होता है लेकिन उसका प्रिपरेशन कीजिए। अच्छा सर, ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस है, मतलब ये कैसे होता है कि आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए शॉर्टली। जैसे गेट एग्जाम क्रैक कर लिया, फिर उसके बाद क्या है कि आप ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि एग्जाम रिजल्ट आ गया आपका, फिर कितने रैंक तक चांसेस हैं कुछ कि आप अप्लाई, तो वैसे सभी लोग कर सकते हैं कि जो चाहे वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन किस बेसिस पे वहाँ पे सिलेक्शन, किस बेसिस पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, वो आप थोड़ा शॉर्टली बता दीजिए तो थोड़ा लोगों को पता रहेगा। ओएनजीसी में कॉल करने का ये है कि क्राइटेरिया इस सीट पर डिपेंड करता है। ये जितनी सीटें आएंगी उससे मल्टीप्लाई बाय 4 या 5 टाइम्स वो बुलाते हैं। जैसे कि मेरे टाइम में 18 बैच में 89 वैकेंसीज आई थी, तो उस समय लगभग 400-450 लोग को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। तो जितनी भी सीटें हैं उससे 4 to 5 टाइम्स लोग को बुलाया जाता है। तो सिलेक्शन होने का चांस उसी का है जो जिसका गेट स्कोर में अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा। तो ओएनजीसी सिलेक्शन का 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 100 से मार्किंग की जाए तो 60% वेटेज आपका गेट स्कोर का होता है, 60% गेट का हो गया, और 25% आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है, और शेष 15% आपका इंटरव्यू होता है जो कि एलिमिनेशन राउंड होता है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए आपको 15 में से 9 मार्क्स कंपल्सरी लाने हैं पास होने के लिए वहाँ, और SC/ST कैटेगरी के लिए आपको 6 मार्क्स चाहिए 15 में से। तो अगर वहाँ पर आप कट ऑफ मार्क क्रॉस नहीं कर पाओगे, भले ही आपका गेट में 1 रैंक है, तो आपको तो वहाँ से बाय बाय कर दिया जाएगा। तो इंटरव्यू को सीरियसली ले, 9 मार्क्स तो कम से कम चाहिए ही, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। और 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होता है। 3 पार्ट में क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला पार्ट HR क्वेश्चन होगा। HR में क्वेश्चन मतलब कि आप ओएनजीसी के बारे में क्या जानते हैं उनको बताइए। पहला पार्ट ओएनजीसी का पार्ट हो गया। दूसरा, ओएनजीसी में जैसे कि हमारा बैकग्राउंड केमिस्ट्री का है, केमिस्ट के पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया, तो पूछेगा कि आपका क्या रोल होगा एज ए केमिस्ट, क्या काम होता है ओएनजीसी में, तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको या तो नेट सर्च कीजिए, या तो कोई जो आपका सीनियर पहले से ओएनजीसी में है एज ए केमिस्ट, उनसे बात कीजिए तो आपको बहुत बेहतर बताएगा। और दूसरा पार्ट की बात करते हैं टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन में आपका MSc बैकग्राउंड है, पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। और केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। एनसीईआरटी या 12th या BSc लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत इजी होगा। जैसे कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे पूछा गया था वहाँ पर। जैसे कि आपको पूछ सकता है कि फील्ड सेल रिएक्शन क्या होता है, मार्कोनी-कॉफ, एंटी मार्कोनी-कॉफ नियम, फिर 4n+2 पाई एडिशन, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे आपको रैपिड फायर राउंड का क्वेश्चन पूछेगा, आपको डायरेक्ट एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर देना है, ठीक है। हाँ, ये तो केमिस्ट्री के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है BSc MSc तो आप निकाल ले जाएंगे। मेन होता है आपका HR क्वेश्चन। और थर्ड पार्ट जो आपको पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में जानना होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत सर्च ऑनलाइन या तो यूट्यूब सर्च कीजिए या विकिपीडिया पर सर्च कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि सबसे बेहतर ये है कि आप किसी जो ऑलरेडी ओएनजीसी में है उनसे बात कीजिए,
तो वो आपको बेहतर बता सकता है क्या आपको जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। ठीक है सर, अभी हम बात करते हैं थोड़ा। थैंक यू, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी, क्योंकि जो इंटरव्यू वाली बातें होती हैं ये बहुत रेयर जानने को मिलती हैं। बहुत कम लोगों को पता भी होता है कि ये सब चीजें ऐसे काम करती हैं। अब मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फीलिंग क्या रही इन सब के बीच में कि आपने जो आपका रिजल्ट था, जैसे रिजल्ट देख के वो सब चीजें आपको मतलब कैसा फील होता था? क्योंकि जब आदमी मेहनत कर रहा है, अगर रिजल्ट दिख रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा फील करता है। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो फीलिंग आप थोड़ा बताएं कि कैसा लगता है वो फीलिंग। क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली जैसा हम फील करते हैं उसी तरीके से हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर हम किसी चीज को लेकर नेगेटिव फील करेंगे, अगर हमारी फीलिंग्स अच्छी नहीं है उस चीज को लेकर, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की कमी है, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। कितना भी आप मेहनत करो, अगर आपका मूड सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जरूर अफेक्टेड होगा। तो जैसा आपने बताया कि आपने IIT जैम भी क्लियर किया था, भले अच्छी रैंक नहीं थी बट स्टिल आपने क्लियर किया था, और फिर आपने CSIR नेट भी क्लियर किया, तो फिर गेट भी क्लियर हुआ, फिर आपने ONGC का इंटरव्यू भी क्रैक किया। तो ये सब के बीच में कैसा आपको फील होता था, मतलब मोटिवेशन किस तरीके से मिलता था, वो आप थोड़ा शेयर कीजिए ताकि पता चले लोगों को कि मतलब अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो एक्चुअली हमको अच्छा कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है हमको उससे रिजल्ट को देख। मैं चाहता हूँ कि आपकी फीलिंग क्या थी जब आप रिजल्ट देखते थे अपना, तो आपको कैसा लगता था? देखो रिजल्ट की बात करें तो जब ONGC का पहले तो गेट का रिजल्ट आया तो मुझे काफी अच्छा लगा। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये था कि अगर इंटरव्यू में अच्छा कर जाता हूँ तो ONGC में हो जाएगा। जब ONGC का रिजल्ट आया तो पहले तो यकीन नहीं हुआ कि मेरा हो गया है। मेरे दोस्त ने बताया कि तुम्हारा हो गया है, तो मतलब कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे दिखाओ पहले क्या है अच्छा। तो मैं खुद वेबसाइट पर जाके देखा तो मुझे कुछ दिन यकीन नहीं हुआ कि ONGC में हुआ है। फिर जब आपको वहाँ से कॉल लेटर आता है ना, कॉल लेटर आने की खुशी वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो ऐसी खुशी होती है जैसे कि आपने अपने सपने को साकार कर लिया आपने। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब थ्रू आउट प्रिपरेशन आपके पास जो प्रेशर जो आता है उसको कैसे डील किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो आपको प्रेशर डेवलप होता है वो आपके माहौल से ही डेवलप होता है, और उसे खत्म भी कर सकते हैं, वो माहौल से ही खत्म होगा। क्योंकि आप जो चीज़ सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वही आपके माइंड में वो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, वो जो आपको किसी भी मिडिल प्रेशर में धकेल सकता है। तो आप अपने अच्छे दोस्तों वगैरह से बात कीजिए, किसी भी टॉपिक को लेकर आपको प्रॉब्लम है तो दोस्तों से बात कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको इसमें हेल्प करेंगे। और बहुत ज़्यादा अगर मेंटल अलग टाइप का प्रेशर है तो फैमिली से बात कीजिए। फैमिली से बात करने से बेशक आपको प्रेशर रिलीज होगा उसमें। फैमिली से बात कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका फैमिली का योगदान होगा, फैमिली का आपका उसमें हाथ होता है कहीं ना। तो कभी अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं ना, उससे बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होगा। कभी कभी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो उस समय ज्यादा सोचिए मत, कि सोचेंगे तो काफी डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो फ्रेंड से काफी डिस्कस कीजिए, जो अच्छे पोजीशन पर है, जो ब्रिलियंट है, जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके माहौल में रहिए। तो अच्छा माहौल में रहेंगे तो आप जरूर एक अच्छे तो बनेंगे अच्छे माहौल पर। और सर मल्टीपल फेलियर्स का सर क्या, क्योंकि क्या होता है, ठीक है मतलब कई लोग बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से कभी ऐसा होता है, कहीं ब्रेक लग गया स्टडी से, कहीं कोई जॉब को साथ मेंटेन करके, क्योंकि BSc के बाद मैक्सिमम लोग ऐसे हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतने रिच बैकग्राउंड से होते नहीं है कि वो BSc MSc में आते हैं। तो मैक्सिमम आप देखोगे तो मिडिल क्लास फैमिली या फिर बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं मैक्सिमम लोग, ऐसा मैंने देखा है। बाकी रिच होते होंगे तो थोड़े बहुत तो सब जगह रहेंगे ऑफकोर्स। तो मल्टीपल फेलियर्स रहता है सर कहीं ना कहीं लोगों के लाइफ में, कि एग्जाम ये दिया ये भी नहीं हुआ, ये दिया ये भी नहीं हुआ, इसको 2 बार दिया तो भी नहीं हुआ, 3 बार दिया तो भी नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब कहाँ तक चलना चाहिए इसके बाद? गिव अप क्या कोई ऑप्शन है गिव अप का यहाँ पे, या फिर गिव अप ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि आप अगर परिवेश ऐसा है कि आप फिर से प्रयास कर सकते हैं तो कीजिए बिल्कुल। अगर बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं कर पाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता भी चॉइस कर सकते हैं। कि कभी नहीं कि आपको लग जाता है कि नहीं हो पाएगा, पूरे क्लियर कट माइंड है, लेकिन आपको लगता है कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जब 50-50% का सिचुएशन है तो उस समय गिव अप नहीं करना चाहिए।
आप उसको फिर से ट्राई करो। जब आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो उस समय टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कोई और रास्ता ढूंढो। तो पूरा कंक्लूजन ये था यहाँ तक कि एक्चुअली जब आप मल्टीपल फेलियर से गुजर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं लाइफ में वैसा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपको चाहिए, या रिजल्ट आपके वैसे नहीं आ रहे हैं, आपकी मेहनत वैसी नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत खराब है, जॉब भी करना पड़ रहा है, स्टडी भी करनी पड़ रही है, तो टाइम लगेगा हो सकता है। तो इस बीच में आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आपको डिप्रेस नहीं होना है। डिप्रेशन में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा फालतू इधर उधर की बातें सोचें या फिर आप गिव अप करें, कहीं छोटे मोटे जॉब पे आप अपने आप को सेटल महसूस करने लगे, ये ऑप्शन नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अच्छे लोगों को चूज कीजिए, उनसे काउंसलिंग कराइए अपनी कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप अपना रिजल्ट उनको शो करिए कि सर देखिए मैंने इतनी मेहनत की, ये मुझे मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो है एक्चुअली जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपके गार्जियन हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप बाहरी लोगों के पास जाइए, अच्छे लोगों के पास, उनसे काउंसलिंग कराइए। बट गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। आप गिव अप नहीं करना है। जब तक आपको लग रहा है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, तब तक आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए उसे, और सक्सेस आपको मिलना ही है। आप 2 बार 3 बार फेल होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, फेलियर सबकी लाइफ में होता है। कोई बहुत पहले फेल हुआ है तो यहाँ तक पहुंचा है, आप शायद अभी फेल हो रहे हो, शायद उसके बाद फिर पहुंचोगे। क्योंकि कई लोग जो स्टार्टिंग में फेल हो गए, अगर उन्होंने वहां से लेसन सीख लिया तो आप देखोगे कि उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट अगर जेई का एग्जाम फेल हो गया, तो अगर उसने 1 साल रुक के फिर से अच्छे से तैयारी करके दिया तो वो निकाल सकता है। अगर फिर मान लीजिए तो भी अच्छा नहीं हुआ, अगर बीएससी में अगर उसने सीख लिया, थोड़ा और लंबा समय लगा, तो आईआईटी जैम में टॉप कर सकता है। बट फेलियर की वजह से आपको डिप्रेस नहीं होना है, लोगों की सलाह लेनी है और प्रिपरेशन पे लगे रहना है। तो ये पूरा कंक्लूजन था यहाँ तक का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हम सर से जानना चाहेंगे कि एक्चुअली जो लोग अभी बीएससी में हैं और जो लोग एमएससी में हैं और जो लोग ड्रॉपर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। हम स्पेसिफिकली गेट की बात कर रहे हैं, सीएसआईआर नेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो में, हम पीएचडी की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली ओएनजीसी में ही जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि ओएनजीसी मैक्सिमम लोगों का ड्रीम जॉब होता है। अगर जहाँ तक बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके दिमाग में ये चीज रहता है कि ओएनजीसी जैसी जॉब शायद नहीं है, इतनी हाई सैलरी, जो भी वहाँ पे इतने मैक्सिमम आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, अलाउंस वगैरह मिलते हैं, घर मिलता है ना, काफी लाइफ मतलब काफी सुकून से बीतेगी जिंदगी, पैसे की भी कमी बिल्कुल नहीं रहेगी, मजे ही मजे। तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो बीएससी एमएससी और जो ड्रॉपर्स हैं उनके बारे में आप क्या बोलेंगे। पीएचडी वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या आपका सजेशन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो आप उनको एक बार बताइए कि वो कैसे कर सकते हैं पूरे प्रोसेस को आराम से। मैक्सिमम केमिस्ट्री स्टूडेंट का यही सपना होता है ओएनजीसी के अलावा दूसरा ऑप्शन दिखता भी नहीं है। पार्क वगैरह है तो उसमें वैकेंसीज काफ़ी कम आती है, 15-16 ऐसे करके। आईओसीएल एमटी आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, लैब एक्सपीरियंस पीएचडी है। तो देखा जाए तो लगभग गेट का मतलब ओएनजीसी है केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। कोई गेट बोल रहा मतलब उसको ओएनजीसी ही जाना है। जो बीएससी एमएससी या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चाहिए कि 1 या 2 बार में अगर अच्छा रैंक नहीं आ पाता है तो आप तीसरी बार भी ट्राई कीजिए। और जहाँ तक ओएनजीसी के वैकेंसी का सवाल है, 2-3 साल और वैकेंसी आएगी, उसके बाद तो सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी शायद ना आए 2-3 साल तक। तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए, अगले 2-3 साल तक प्रिपरेशन कीजिए। नहीं भी हुआ तो आप ट्राई कीजिए कहीं ना कहीं, और हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्योंकि अब अगर आप बैठ जाते हो तो 2-3 साल बाद वैसे ही वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है ओएनजीसी का। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है कि इस बार का तो पता नहीं। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बार वैकेंसी आया कि नहीं है ओएनजीसी का, तो लॉकडाउन की वजह से उसका तो पता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे भी नहीं कृपया करके मुझसे, सब क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि ये वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा, इसके लिए हम लोग को कोई नॉलेज नहीं होता है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि अगले 2-3 साल तक चांसेस हैं। तो
तो आपके पास यही मौका है कुछ करने का, 2-3 साल प्रिपरेशन करके कुछ कर लीजिए, फिर उसके बाद ओएनजीसी के अलावा कोई रास्ता दिखता भी नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि इसमें 70-80 सीटें आ जाती है, इतनी सीटें कोई भी पीएसयू निकालता नहीं है केमिस्ट्री के बैकग्राउंड की। तो यही सोचकर कि पहले ओएनजीसी के बारे में जानिए, ओएनजीसी क्या है, पता चले कि ओएनजीसी में ये है, काफ़ी फैसिलिटीज़ है, लाइफ अच्छी है। जब आप देखेंगे अपने दोस्तों को ओएनजीसी के जो पहले सिलेक्टेड है उनकी लाइफ देखेंगे तो उनके लाइफ से कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। जब मैं एमएससी में था तो काफ़ी मेरे सीनियर्स वगैरह थे तो उनको देखता रहता था कि कैसे कैसे इनका चलता है भाई ओएनजीसी में, तो कहीं ना कहीं वहीं से मोटिवेशन मिलता था कि मुझे भी वहीं पहुंचना है ना। जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि ओएनजीसी है क्या, बस एक सरकारी नौकरी है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको पूरा उसके बारे में पूरा नॉलेज होनी चाहिए, उस कंपनी के बारे में, उसकी लाइफ स्टाइल से लेकर उसकी सैलरी स्ट्रक्चर है, उसका क्या बेनिफिट्स है, तब आपको पता रहेंगे तो एक अलग से अपने आप में आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा प्रिपरेशन करने का। तो वो कहीं ना कहीं आपका वो मोटिवेशन कारगर सिद्ध होगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। यही मैं कहना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर किया एक एक करके। लेकिन अभी भी एक दो क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि जो मैं पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली ओएनजीसी ज्वाइन करने के बाद, जैसे आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, कि ओएनजीसी ज्वाइन करने के बाद जो कंफर्ट है, जो मतलब लर्निंग है, जो हम चीज़ें सोचे रहते हैं, जो कोई चीज़ हम जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है कि हमको ये करना है, ऐसे करना है, उस पोजीशन पे पहुंच के कैसा फील होता है? आपको क्या लगता है कि मतलब कितना बेनिफिट्स हैं? क्योंकि सैलरी अपार्ट, सैलरी तो अच्छी खासी है, लेकिन सैलरी के अलावा लाइक लर्निंग जैसे और फिर उसके अलावा आप आने वाले कुछ टाइम बाद, जैसे 5 साल 10 साल बाद क्या आपका लाइफ रहेगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा शॉर्टली और बताएंगे, क्योंकि इससे जो उनका विजन है उसको कहीं ना कहीं और थोड़ा पावर मिलेगा। वो अपने फ्यूचर को अगले 2 साल तक ही नहीं, आने वाले 20 साल तक अपने फ्यूचर को अच्छे से देख पाएंगे, विजुअलाइज कर सकेंगे कि कितना होगा। हालांकि किसी को पता नहीं कि लाइफ में क्या होने वाला है, बट स्टिल हमारा दिमाग है जो अभी प्रेजेंट को कम, फ्यूचर को ज्यादा सोचता है हमेशा। तो आप उसके बारे में थोड़ा शॉर्टली बताइए कि लाइफस्टाइल और ये कैसे चलता है, एक बार बता दीजिए। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो है कि ओएनजीसी का जॉब सिक्योरिटी क्या है और जॉब फ्यूचर क्या है इसका ओएनजीसी में आने के बाद। ये लगभग सभी का आने के बाद भी क्वेश्चन उठता है, आने से पहले भी क्वेश्चन रहता है। तो ओएनजीसी एक पीएसयू कंपनी है जिसका मेजोरिटी शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजोरिटी रहेगा तब तक ये पीएसयू कहलाएगी, और जब तक पीएसयू है तब तक जॉब सिक्योरिटी रहेगा। ओएनजीसी एक ऐसी कंपनी है जो कि एक महारत्ना कंपनी नाम से जानी जाती है, तो इसका एक महारत्ना के नाते इसका कहीं ना कहीं अच्छा फ्यूचर है, मैं ये मानता हूँ। और बाकी जो खबरें जो देखी जाती हैं उसमें विश्वास नहीं करता। कहीं ना कहीं ओएनजीसी एक अच्छा फ्यूचर देगा, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। इसमें जहाँ तक प्रमोशन पॉलिसी की बात की जाए, इसमें आप पहला प्रमोशन आपका फर्स्ट 4 ईयर में होता है, ज्वाइनिंग करेंगे उसके 4 साल बाद आपका पहला प्रमोशन होगा। फर्स्ट 3 प्रमोशन जो होते हैं टाइम बाउंड होते हैं। आपका पहले 4 साल में आप A1 से A2 बन जाएंगे, आपका ज्वाइनिंग होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केमिस्ट के पोस्ट पर। 4 साल बाद आप सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीनियर केमिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो अगले 5 साल और मतलब 9 साल बाद आप सुपरिटेंडेंट केमिस्ट बन जाएंगे, अधीक्षण रासायनिक इंजीनियर। फिर 4 साल में आप चीफ केमिस्ट बन सकते हैं, मुख्य रासायनिक। फिर उसके बाद जो प्रमोशन होगा वो आपका परफॉर्मेंस बेस पर किया जाएगा। आपने पिछले 4 साल में कैसा परफॉर्मेंस किया है इंटरव्यू वगैरह का लेकर आपका अगला प्रमोशन होगा। तो शुरू का मान लीजिए आपका 5 साल 9 साल 13 साल तो आपका प्रमोशन ऐसा ही होना है, उसमें कोई आपका इंटरव्यू वगैरह कुछ होना है नहीं। 13 साल में आप 3 प्रमोशन ऐसे ही ले जाएंगे। उसके बाद जो चौथा 5वां प्रमोशन होगा आपका, वो कहीं परफॉर्मेंस बेस्ड होता है आपका। तो कहीं ना कहीं 20 साल में 15 साल में आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पर होंगे, चीफ या DGM लेवल तक आप आराम से पहुंच सकते हैं यहाँ पर। तो फ्यूचर का इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी ही, वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है आदमी यहाँ पर। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो केमिस्ट का जो रोल होता है, ये लोगों को जानना चाहिए कि ये एक्चुअली यहाँ पर काम क्या करना होता है। लोगों को मालूम नहीं होता है कि जैसे कि हम सोच कर जाते हैं कि हम एक ऑफिसर के जॉब में जा रहे हैं, सिर्फ वहाँ पर मुझे पेन चलाएंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक ऑयल बेस्ड कंपनी है,
तो इसमें आपको फील्ड वगैरह पर जाना पड़ेगा। आपको फील्ड यहाँ पर वर्क होता है, 90% तो फील्ड वर्क ही होता है। तो केमिस्ट का 3 टाइप का यहाँ वर्क होता है। एक जो होता है जहाँ से ऑयल, जहाँ से प्रोडक्शन होता है, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन होता है, ड्रिलिंग, जो वेल का ड्रिलिंग करते हैं, वहाँ पर केमिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। वहाँ पर आपको एज ए ड्रिलिंग फ्लूइड इंजीनियर या मड केमिस्ट, मड इंजीनियर के तौर पर रखा जा सकता है। वो जब थोड़ा सा हार्श भी होता है, जो आने के बाद लोगों को पता चलता है। और दूसरा जो पोस्टिंग होता है केमिस्ट का, वो एज ए प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन पर होता है। जैसे कि आपका क्रूड ऑयल आ रहा है तो वहाँ पर ऑयल का क्वालिटी मेजर करते हैं वहाँ पर। और थर्ड टाइप का पोस्टिंग होता है, आपको किसी भी लैब वगैरह में R&D वर्क में रखा जा सकता है। तो मैक्सिमम जो पोस्टिंग होती है यहाँ पर, वो एज ए ड्रिलिंग फ्लूइड इंजीनियर, जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताया है, उसी में होता है। और वो वर्क थोड़ा सा फील्ड वर्क होता है। लोग सोच के आते हैं कि यहाँ पर ऑफिस वाला होगा, हमेशा ऑफिस में रहेंगे, इस टाइप का नहीं होता है। तो आप मेंटली पहले से जान लीजिए कि इसका वर्क जो है फील्ड वर्क होता है यहाँ पर। तो ये आने के बाद पता चलती है इन लोगों को कि आपको आने के बाद भी केमिकल से डील करना है एक्चुअली। केवल हाँ, फील्ड वर्क होता है एक्चुअली यहाँ फील्ड वर्क होता है। तो व्हाइट कलर जॉब नहीं है, ऑरेंज कलर जॉब है ये। मजा आएगा इसमें, मजा है। आप जब बाहर निकलेंगे, चीजों को सीखेंगे, काफी टेक्निकल चीजें, इंजीनियर के साथ रहेंगे आप, तो बहुत कुछ सीखने का यहाँ पर है, इसको बहुत है यहाँ पर। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू इस चीज को बहुत अच्छे से बताने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने चीजें सर से सीखी हैं, ये आपके विजन में एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ऐड करेंगे। तो जो आपका विजन है वो तो अभी मतलब बहुत शॉर्ट होगा, है ना। हो सकता है उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं हो कि आपको करना क्या है, करने के बाद होने क्या वाला है। लेकिन इस वीडियो में हमने पूरा कवर किया कि एक्चुअली आप कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस और नोट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये मत पूछना, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको पता चल ही जाएगा। पढ़ना है तो पूरा सिलेबस पढ़ो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात हम नहीं करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि आपको और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो कमेंट सेक्शन में हम ट्राई करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आपको दिया जा सके। सो और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और सर, आपको एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये जो महत्वपूर्ण ज्ञान था, जो इतना इम्पोर्टेंट था, जो कहीं ना कहीं किसी को पता नहीं था, बहुत ही रेयर लोगों को पता है, शायद जो काम कर रहे हैं उनको ही पता होगा। बाकी बच्चों को तो नहीं पता होता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या करना है, करने के बाद क्या होगा। तो आपने इन सब चीजों को शेयर किया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां सब। आई होप इससे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। तो थैंक यू वंस अगेन आपको इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है, जैसा मैंने बताया आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। और ये वीडियो पूरा कैसा लगा आप एक बार जरूर बताइए, और मैक्सिमम लोगों तक आप ये वीडियो को पहुंचा दीजिए। क्योंकि इस वीडियो में हमने ट्राई किया है कि जो ग्राउंड लेवल से रियलिटी तक की जो चीजें हैं उसको कवर किया जाए। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये सब चीजें तो आपको 1000 जगह मिल जाएंगी, सिलेबस वगैरह, है ना, लेक्चर्स, ये तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हमने ट्राई किया है कि पूरा जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको कवर किया जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सबके साथ शेयर करें, जो 11th में है, 12th में है, या कोई भी जो PSU में जॉब देख रहे हैं, उन सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो थैंक यू वंस अगेन सर। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि बिल्कुल बोलिए। एक सेशन में तो पॉसिबल नहीं है हर चीज बताना, क्योंकि मेरे माइंड में जो रैंडमली जो आया मैंने बता दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं पब्लिकली शेयर भी नहीं कर सकता। बहुत सारे रेगुलेशंस और रूल होते हैं कंपनी के। राइट। तो कुछ डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो अगर मैं तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कुछ चीजें। तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछिए आप, और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, उसका क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अगर कनेक्ट होना चाहें तो सर से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं सर का इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप सर से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई गाइडेंस है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे सर ने बताया एज ए सीनियर आपको बहुत सारे बेनिफिट सर से मिल सकते हैं।
कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सर से डेफिनेटली डिस्कस कीजिए। और आपकी सक्सेस ही एक्चुअली हमारी हमारा एक प्रयत्न है कि आपको सक्सेसफुल बनाया जाए। इन सब वीडियो को हम इसीलिए बना रहे हैं कि ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कहीं ना कहीं, और आप जो चीजें आपको जानने लायक है वो चीज आप तक पहुंच सके। ठीक है सर, तो इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली आपके साथ फिर कनेक्ट होंगे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन।